दर्शकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। आज हम चर्चा करेंगे एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर जिसपे हमें डाउट रहते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं और कई बार कन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट होते हैं। एप्लीकेबिलिटीज ऑफ दिस particularly evidence. What do you mean by evidence during trial? तो एविडेंस साक्ष्य जो आज नया एक्ट बना है, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एप्लीकेबल था और जो 1 जुलाई को हमारे यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, जी नया एक्ट जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये नया एक्ट 1 जुलाई को लागू हो जाएगा और इसके मुताबिक एविडेंस की एप्रिसिएशन, एविडेंस कैसे लीड होनी है, मतलब ऑल थिंग्स जो रिलेटेड टू एविडेंस है और जो एविडेंस जो ट्रायल में होती है वो उसके मुताबिक सारा आगे ट्रायल चलेगा, सारी आगे बात चलेगी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई को ये शुरू होने जा रहा है। तो मैं आज एक इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है, इसका टाइटल है उसका विटनेसेस, और जो चैप्टर 9 है ऑफ द विटनेसेस मीन एविडेंस ऑफ द विटनेसेस। और ऑब्वियसली एक है विटनेस इन द कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल और एनी सिविल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग, वो टाइप ऑफ प्रोसीडिंग्स जो, और एक एविडेंस एक्ट है जो सभी प्रोसीडिंग्स को इक्वली एप्लीकेबल, चाहे वो सिविल मैटर में ट्रायल है, मैटर में प्रोसीडिंग है, और जो क्रिमिनल ट्रायल है, जहां और किसी स्पेशल एक्ट में कोई भी जो है, इंडियन पिनल कोड था हमारा पहले, अभी है भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें जो भी ये बात होगी, अभी जो भारतीय न्याय संहिता में और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा में जो भी एविडेंस का कहीं भी रेफरेंस आएगा, ये वो आपको ये साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं जो प्रिविलेजेस हैं, अवेलेबल हैं प्रिविलेजेस पर्टिकुलरली regarding to communication between husband and wife। और ये आपको एक जानकारी है कि हस्बैंड एंड वाइफ में जो कम्युनिकेशन होता है उसकी रेलेवेंस क्या है किसी भी ट्रायल के दौरान, और उसकी एडमिसिबिलिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और जिस सेक्शन में 2 आज अनकोड करूंगा, जो आज उस पर मैं डलैप ओपन करूंगा और उस पर बात करूंगा, कानूनी चर्चा करूंगा, वो है हमारी 126 एंड 128। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमारे जो इसको ड्यूरिंग एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस, तो इसको मैं अभी आपके सामने पहले तो हम ये 126 ऑफ जे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की है। इसमें क्या है आपके पास, इसमें पहले मैं इसको थोड़ा पढ़ूंगा इसके, और फिर इसके बाद मैं इंटरप्रेट करूंगा इसे। तो जैसे मैंने पहले दिया कि ये एक प्रिविलेज रिगार्डिंग लीडिंग ऑफ एविडेंस है, लीडिंग ऑफ एविडेंस, और जो क्या ये लीड कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस क्वेश्चन को जो कम्युनिकेशन हस्बैंड और वाइफ को, कि क्या एक वो वाली बात आ गई, और एक ये है क्या एक वाइफ और हस्बैंड आइदर ऑफ द सपोज क्या कॉम्पिटेंट विटनेस हैं अगेंस्ट ईच अदर इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, इसमें बात है। तो सुनिए 126 सेक्शन इन फर्स्ट सबसेक्शन है, इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग द पार्टीज टू द सूट। देखिए पार्टीज टू द सूट एक जनरल पार्टी है, कोई भी पार्टी ज्यादा, एंड द हस्बैंड और वाइफ ऑफ एनी ऑफ द पार्टी
शैल बी कॉम्पिटेंट। एक तो है कि दो पार्टीज हैं एक प्रोसीडिंग में, तो दोनों में यहाँ एक को कोई कंप्लेंट केस है जो सिविल प्रोसीडिंग्स है जहाँ वो कॉम्पिटेंट विटनेस हैं, और दूसरे जो हस्बैंड है वाइफ है, अगर इनमें कोई लिटिगेशन है, अगर इनमें कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पिटेंट विटनेस हैं। समझो एक डाइवोर्स पिटीशन, तो जो भी इनके साथ डाइवोर्स पिटीशन इन दोनों में चल रही है, जहाँ कोई सिविल सूट है मेंटेनेंस का, जहाँ और कोई सिविल प्रोसीडिंग्स है रिगार्डिंग एलिमनी है जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, तो बोथ आर कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट ईच अदर। तो नेक्स्ट क्या है, दूसरा एक सेक्शन है सिमिलरली इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। इन ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग, जैसे आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग मेंटेनेंस एक्ट अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है भारतीय नागरिक सुरक्षा के तहत, और कोई स्पेशल एक्ट के नीचे है जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है और भी है। तो इन ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन द हस्बैंड और वाइफ ऑफ सच पर्सन, तो अगर इन दोनों में लिटिगेशन है, सच पर्सन मीन हस्बैंड और वाइफ, अगर दोनों में है रिस्पेक्टिवली शैल बी कॉम्पिटेंट। किसी भी कोई भी प्रोसीडिंग है, अगर हस्बैंड के खिलाफ की है वाइफ ने, तो वाइफ इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस, बोथ आर कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट ईच अदर इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इन शॉर्ट दे कैन डिपोज अगेंस्ट ईच अदर। अभी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये थोड़ा सा ब्रीफ था कि एक कि भाई इनकी जो ये इसकी एक एक्सेप्शन समझो, जो इसको थोड़ा सा ब्रॉड किया है, वो है 128। इसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन, जो हस्बैंड एंड वाइफ, जो एक सिनेक्टिविटी ऑफ मैरिज, पीस हार्मोनी रहनी चाहिए मैरिटल रिलेशंस में, इंटकरार नहीं होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ प्रिविलेज किए हैं कम्युनिकेशंस जो हस्बैंड एंड वाइफ में ड्यूरिंग सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज होती है, ड्यूरिंग कंटिन्यूस मैरिज होती है। अगर कोई कम्युनिकेशन अगर उन दोनों में हुई हो, दे कांट डिस्क्लोज। जो हस्बैंड के पास अगर वाइफ ने कोई कम्युनिकेशन की है किसी बात की निस्बत, कोई सीक्रेट डिस्क्लोज किया है, तो वाइफ कैन नॉट डिस्क्लोज। अगर वाइस वर्सा, अगर हस्बैंड ने किया तो वाइफ कैन नॉट डिस्क्लोज, और वाइफ ने किया तो हस्बैंड कैन नॉट डिस्क्लोज। नाउ आई विल रीड आउट द प्रोविजंस, relevant provisions of 128, and then I will interpret this. No person who is or has been married, जिसकी शादी हुई है और जिसकी शादी अभी सबसिस्टेंस है, और जो जिसकी मैरिज पहले और बाद में डाइवोर्स भी हो चुका है इस एक्सटेंट में, लेकिन जो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज होगा shall be compelled, कोई no person who is or has been married shall be compelled or disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married। तो क्या है, जो मियाँ बीवी में जो मैरिज उनकी चल रही थी, सबसिस्टेंस में थी, एग्जिस्टेंस में थी, मैरिटल रिलेशन थे, अगर कोई कम्युनिकेशन होता है तो ये कॉन्फिडेंस है, फेथ है एक मैरिटल रिलेशन के, इसलिए उसको प्रिविलेज किया गया है। वो कम्युनिकेशन किया कि एक दूसरे के खिलाफ दे कांट बिकम ए विटनेस रिलेटिंग टू द कम्युनिकेशन मेड बाय ईच अदर बाय वन टू अदर, वो नहीं कर सकते डिस्क्लोज। तो आगे है नॉर शैल बी परमिटेड डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन। हाँ, और एक नेक्स्ट जो इसका क्लास है उसमें क्या है, आगे नेक्स्ट पार्ट है, unless the person who made it or his representative interest consent except in suit between married person or proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against each other। हाँ, कहीं कोई कंसेंट दे देता है, हस्बैंड कहता है कि जो मेरे खिलाफ जो मैंने कोई कम्युनिकेशन किया है, आज मैं अपना वो राइट छोड़ देता हूँ कि मैं उसको एज नहीं रखता हूँ, आप मेरे खिलाफ जो भी मैंने कोई कम्युनिकेशन की है यू कैन डिपोज, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, दोनों साइड में, सिविल प्रोसीडिंग में भी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर कोई है, तो कंसेंट से वो भी डिपोज हो सकती है। देखिए अभी थोड़ा सा इसको, ये जो सारा मामला है
इसको बड़ा ऐसे शॉर्ट लगता है कम्युनिकेशन, प्रिविलेज कम्युनिकेशन। तो क्या आगे क्या जो एक्ट हुए हैं, कुछ इसमें जजमेंट्स हैं। एक जजमेंट है राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये जजमेंट में थोड़े इसमें ये AIR 1954 1954 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 704। ये एक स्टेट ऑफ यूपी राम भरोसे ने क्या किया था, उसने कुछ कई थेफ्ट केस में था, तो उसकी वाइफ ने देख लिया उसको छुपाते हुए, कंसील करते हुए जो ऑर्नामेंट्स उसने लाए थे, चोरी करके लाए थे वो जब वो लाए थे तो वो उसने देख लिया। तो दूसरी बात आ गई, तो उसकी वाइफ ने पूछा भाई ये कहाँ से लाए, क्या है, तो उसने डिस्क्लोज किया उसको। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो ट्रायल कोर्ट के पास मैटर आया, वहाँ ये डिस्कस हुआ, अप्रिशिएट हुआ, और उसके बाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। तो लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जो है क्रक्स है, जो भी इसकी फाइंडिंग इसमें आई हुई है, तो जजमेंट में उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि जो कंडक्ट है, जो वाइफ ने उसको देखा, वो अपने जो ऑर्नामेंट्स थे उसके हाथ में थे, वो रिफ्लेक्ट करते हैं उसका कंडक्ट। इस एक्सटेंट तो वो एविडेंस अगेंस्ट जे दे सकती है, किसके, अपने हस्बैंड के खिलाफ वाइफ। लेकिन जो कम्युनिकेशन हुआ आगे कि भाई ये कहाँ से लाए, तो उसने बताया कि ये मैंने वहां से लाए, पर्टिकुलर चोरी किए जो कुछ भी था। तो जो कम्युनिकेशन है दैट इज प्रिविलेज, वो एडमिसिबल नहीं होंगे, उस तक वो नो डाउट दोस्त जो है वो भी रेलिवेंट है, जो वो फैक्ट्स हैं, लेकिन उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं होगी एविडेंस में। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, एक रेलेवेंट फैक्ट और एक एडमिसिबिलिटी। रेलेवेंसी नो डाउट ये कम्युनिकेशन जो हुआ है रेलेवेंट है, जो वाइफ और हस्बैंड में हुआ, तो लेकिन इसकी एडमिसिबिलिटी नहीं, एज पर दिस वो प्रिविलेज्ड है, वो कम्युनिकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकती। हाँ, जो उसके सामने कोई कंडक्ट उसका जो चोरी करते हुए उसने सामान देखा उसका, शी कैन मेक अ स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू दैट। तो ये एक जे राम भरोसे वाले स्टेट ऑफ यूपी के मैंने में किया। तो एक और पहले एक ये मामला आया था, एक क्या हुआ कि एक पत्र लिखा गया, हस्बैंड ने वाइफ में को लिखा, और वो एक शिप से लिखा, जब वो ड्यूटी पे था कहीं भी, उसने लिखा कि मैंने ये पर्टिकुलर पर्सन का मर्डर किया अपनी वाइफ, लेकिन वो पहुंचने से पहले ही किसी के हाथ लग गया। तो ऑब्वियसली ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन किसके अगेंस्ट है, वाइफ के अगेंस्ट नहीं, वाइफ नहीं डिपोज कर सकती, लेकिन इन बिटवीन अगर किसी के पास, तीसरे के पास सकता, तो ही इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस टू डिपोज, जो उस लेटर में हस्बैंड ने वाइफ को लिखा हुआ है। तो ये भी एक केस था जिसमें ये बातें हुई थी। तो ऐसे ये जो दो आज का मैंने इसलिए ही कन्फाइन किया कि ये दो केस हैं, जो एक इसमें एक वो मैंने किया, एक फैक्ट्स जो उसका मैन राइटर राम भरोसे और स्टेट ऑफ यूपी है, और एक दूसरा जो उसका टाइटल मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं एक सिंपल लफ्जों में दोबारा रिपीट कर देता हूँ अपने ऑडियंस के लिए, जो मेरे दर्शक हैं, जो इसको बाद में सुनेंगे जब ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, उनका है कि भाई जो प्रिविलेज कितने तक है, कम्युनिकेशन प्रिविलेज जो ये इसलिए रखा गया है कि मैरिज की सनेक्टिविटी रहे, मैरिज रिलेशन ट्रस्ट रहे, और मैरिज रिलेशन कंटिन्यूसी में रहे। तो जो उन्होंने कम्युनिकेशन एज ए हस्बैंड एंड वाइफ जो सर्वाइवल था, एग्जिस्टेंस ऑफ मैरिज था, उसके दौरान जो भी कुछ कम्युनिकेट किया वो प्रिविलेज्ड है, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता हस्बैंड और वाइफ अगेंस्ट ईच अदर।
रिचार्ड में इसका जे मामला आ गया। दूसरा क्या है, अगर कम्युनिकेशन किसी दूसरे के हाथ में लग जाए, जैसे इस केस में मैंने कहा, तो वो जो तीसरा आदमी है, जो एक और भी हो सकता है कि तीसरा आदमी कोई सुन रहा है, when husband is disclosing something incriminating जो उसने किया है, अगर कोई भी कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करे, तीसरा सुन रहा है, तो वो उसकी एविडेंस दे सकता है। तो ये जैसे एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की तरह आप कंसिडर कर लो। अगर ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होती है, अगर किसी की कोई कम्युनिकेशन एक जो प्रिविलेज है उसके बाहर अगर जाएगा, किसी तीसरे के हाथ लग जाएगा, तो वो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल, उसके बारे में वो आप एविडेंस दे सकता है, विटनेस अपनी कोर्ट में दे सकता है। और दूसरा ये है कि ये एक और केस था, जिस केस में ये हुआ, ये MC वर्गजी वर्सेस जे थे टीजे पूना, ये केस था AIR 1970 का, सुप्रीम कोर्ट 187 है। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये जो कम्युनिकेशन है, जो मैरिज के दौरान होना चाहिए, जो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, अगर डाइवोर्स्ड हैं तो फिर उसके डाइवोर्स्ड हैं, आफ्टर डाइवोर्स अगर कोई भी उनमें बात होती है तो वो प्रिविलेज नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन उसके रिलेटेड जो भी है वो एविडेंस हो सकती है। लेकिन एक ये बात भी है कि अगर कोई कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज हुआ है तो वो आफ्टर डाइवोर्स भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जी जो MC वर्गजी और TJ पूनम के केस में हेल्ड हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। ये क्यों है कि डोमेस्टिक पीस रहे, कंजुगल कॉन्फिडेंस रहे, मैरिटल रिलेशन अच्छे रहे। तो ये सारी बातें देखते हुए तो मुझे लगता है ये काफ़ी है। आज हमने डिस्कस किया कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज और जो कम्युनिकेशन है, कॉम्पिटेंसी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज ए विटनेस अगेंस्ट ईच अदर, वो सिविल में भी दे सकते हैं, क्रिमिनल भी दे सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन एक है कि अगर कोई कंसेंट देगा कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन मेरे खिलाफ दे सकता है, चाहे वो हस्बैंड के मेरे वाइफ के खिलाफ दे सकता है। हाँ, अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो हो किसी दूसरे मामले में भी है तो वो भी एनी क्राइम, वो भी एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो भी बीच में कंसेंट से वो एक दूसरे के खिलाफ जो प्रिविलेज जो है एग्जिस्ट करता है, वो उसको क्या कहते हैं, अब आई एम नॉट वांट्स बे, आप कह सकते हैं कि वो प्रिविलेज भी कर सकते हैं कंसेंट से। तो जी आज का दर्शकों रहा, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।